बेटा मियासिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या है? टाइप है किस चीज की? सेल डिवीजन की, जिसके अंदर आप लोग बताते हैं कि इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स reduced to 1/2 as compared to parent cell। जो पेरेंट सेल्स हों उसकी निस्बत बनने वाले जो नए सेल्स होते हैं, साफ बात है वो डाटर सेल्स हैं। डाटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं कितनी हद तक? 1/2 तक। बेटा इस तरह की डिवीजन का नाम क्या रखा हुआ है? मियासिस रखा हुआ है। याद रखें कि मियासिस हमेशा किस में हो सकती है? सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में। मियासिस ओनली अकर इन डिप्लॉयड सेल्स। मियासिस किस में होती है बेटा? डिप्लॉयड सेल्स में होती है। ये कभी भी नेवर अकर इन द हैप्लॉयड सेल्स, ये हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होती है। ये सिर्फ किस में होती है? डिप्लॉयड सेल में। हाँ, हैप्लॉयड सेल की अगर बात आए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मियासिस 2 है वो हैप्लॉयड सेल में होती है, लेकिन मियासिस 2 अलहदा कभी नहीं होती। पहले हमेशा मियासिस 1 होती है। जब मियासिस 1 हैप्लॉयड सेल में नहीं हो सकती तो हम टोटल को यही कह रहे हैं कि जी मियासिस होती ही नहीं है किसके अंदर? हैप्लॉयड सेल में। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो मियासिस का प्रोसेस है बेटा वो होता है उस वक्त जब गैमीट्स बनते हैं। मतलब आप कहेंगे व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, तो गैमीट फॉर्मेशंस के दौरान एनिमल्स में मियासिस होती है। प्लांट्स के अंदर जो मियासिस है वो कब होती है? व्हेन द स्पोर्स आर प्रोड्यूस, सो स्पोर्स फॉर्मेशन। तो ये जरा अपने कंसेप्ट डेवलप किए रखें क्योंकि इन्होंने आपको आगे जाकर फायदा देना है। ठीक है बेटा? एनिमल्स के अंदर जब गैमीट्स बनते हैं वो मियासिस की प्रोडक्ट्स हैं, द स्पर्म एंड एग। और प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स, वो किसकी प्रोडक्ट है? मियासिस की प्रोडक्ट है, मियासिस होती है। सो ये इसका एक इंट्रो था जो आप लोगों ने नोट करना। दूसरी जो अहम बात है कि क्रोमोसोम्स यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में, होमोलोगस पेयर की सूरत में वो क्या करते हैं? बिहेव करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बिहेव्स किसके तौर पर? एज अ होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस पेयर के तौर पर वो क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। जबकि जो बाकी आप लोग बोलेंगे कि माइटोसिस में देखा था वहां पर कोई भी ऐसी होमोलोगस पेयर्स की हमने बात नहीं की थी। अब बेटा इस मियासिस को अगर देखा जाए, मियासिस का जो प्रोसेस है इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों के अंदर। एक हमारे पास है मियोसिस 1, दूसरी हमारे पास है मियासिस 2। मियासिस 1 जब बात करेंगे तो मियासिस 1 जो है उसके फिर जो फेजेस हैं जिनको आप लोगों ने क्या नाम दिया है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, क्योंकि मियासिस 1 है। अब फिर मियासिस 2 होगी तो उसका प्रोफेज 2, एना अपना मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। वो 2 हम लगाकर और 1 लगाकर ये जाहिर कर रहे हैं कि भी मियासिस की कौन सी जो फेज है वो जारी है, यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है पुत्र? अब मियासिस जो 1 है उसका प्रोफेज 1 अगर देख लें, बस अगर प्रोफेज 1 को आप लोगों ने याद कर लिया, अगर आपको ये समझ आ गया प्रोफेज 1 जो सबसे लेंथी फेज है, तो मियासिस 1 आपको ऐसे समझे आ गई। मियासिस 1 भी आ गई, फिर 2 तो आपको वैसे आ जाएगी क्योंकि वो मेटासिस के जैसे है। प्रोफेज 1 के हैं यहाँ पर 5 डिफरेंट फेजेस। बेटा प्रोफेज 1 के अंदर आप लोग बताते हैं कि इसके कुछ सब फेजेस हैं, जिनमें सबसे पहला फेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन प्रोफेज 1 का पहला फेज लेप्टोटीन है। मियासिस के अंदर है ही प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 जो है बाज़-औक़ात इवन मंथ लग जाते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, कई बाज़-औक़ात ईयर्स भी लग जाते हैं, और प्रोफेज 1 जो है वो चलता रहता है उसके, क्योंकि फेजेस इतना ज्यादा है। सबसे पहला जो फेज है वो है लेप्टोटीन। बेटा लेप्टोटीन का लफ्जी मतलब है कि आप लोग कहते हैं रिबन लाइक,
अब इसमें जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा, उसकी कंडेंसेशन होगी यहां पर। दूसरी जो बात, क्रोमेटिन क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा। दूसरी जो अहम बात होगी, कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम्स आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होंगे, क्रोमोसोम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोग बताएंगे फर्दर कंडेंसेशन का प्रोसेस जारी रहेगा। अब ये जो क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, ये क्रोमोसोम्स बिहेव करेंगे एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस। ये होमोलोगस भी पढ़ते हैं लोग, तो आप लोग क्या पढ़ेंगे, होमोलोगस पढ़ेंगे जब इकट्ठे पढ़ रहे, तो चल जाएगा होमोलोगस भी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के तौर पर बिहेव करते हैं। अब ये कौन से क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स? द सिमिलर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखिए इतना डेफिनेशन नहीं है, ये आगे जरा जहन में रखो। द सिमिलर क्रोमोसोम्स बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। भाई सिमिलर जरूर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे हों। द सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम जो एक जैसे जरूर हों, लेकिन बिल्कुल एक जैसे होना जरूरी नहीं है, ऐसे जो एक जैसे क्रोमोसोम्स का पेयर बनेगा वो क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएगा। बेटा लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं, अगला फेज शुरू हो जाता है, उस फेज का नाम है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन। अब ज़ाइगोटीन जो फेज है, वो जो क्रोमोसोम्स अपीयर हुए, कोई कहीं पर कोई कहां पड़ा हुआ है, अब वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू करते हैं। इस दौरान भी आप ये पहला जो फिक्रा है इसको सब फेजेस में लिख लें। क्रोमेटिन मटेरियल जो है, कंडेंसेशन उसकी अब भी होती रहेगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस अब भी जारी रहेगा। और फिर वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब एक दूसरे के पास जाना शुरू करते हैं, लिहाजा वो पेयरिंग अप का जो प्रोसेस है, the similar chromosomes which are not necessarily identical called as homologous chromosomes will go and come close to each other, और एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे, मतलब पेयरिंग उनकी शुरू होती है। बेटा पेयरिंग का ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है सिनैप्सिस। ये क्या कहलाता है, सिनैप्सिस। द पेयरिंग अप ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। ये सिनैप्सिस होती है किसमें, ज़ाइगोटीन में। अब जब सिनैप्सिस हो जाती है, यहां तवज्जो जरा कीजिए, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये दो क्रोमोसोम जो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, दो क्रोमोसोम का एक पेयर बन चुका। बेटा जब ये पेयर बन जाता है, इस पेयर का नाम हम रखते हैं बाइवेलेंट। ये क्या है, इट इज अ बाइवेलेंट। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। व्हाट्स मीन बाय बाइवेलेंट? द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब बोथ द क्रोमोसोम्स आर सिमिलर, दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। सो उसी से वर्ड हमने ले लिया बाई का, बाइवेलेंट इसको कह दिए उस पूरे कॉम्प्लेक्स को। और इसके अंदर ये देखें, ये एक क्रोमोसोम है, उसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये दूसरा क्रोमोसोम जो मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। बेटा ये एक क्रोमोसोम जो ये ब्लैक वाले और ये व्हाइट वाले क्रोमाटिड्स हैं, ये क्रोमाटिड्स आपस में क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर तो एक माँ बाप के बेटे होते हैं ना, तो जो एक क्रोमोसोम पर लगे हुए ये दोनों क्रोमाटिड तो हो गए सिस्टर, ये आपस में कजन है, ऐसे समझे, ठीक है, या बहनें हैं। तो इसके जो बच्चे हो गए वो क्या हो गए, क्रोमाटिड्स, वो आपस में सिस्टर हो गई। ये वाले व्हाइट वाले आपस में सिस्टर हो गए, एक माँ के बच्चे हैं, दोनों ये माएँ जो है आपस में एक दूसरे की बहनें हैं, लिहाजा ये है कजन, इसका मतलब है, तो कजन्स बन गए। लेकिन आप लोगों ने इन कजन्स को क्या कहना है कि ये सिस्टर तो नहीं है ना, सो इनको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इस वजह से हैं बिकॉज ये दो अलहदा क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। कितने हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड्स हैं। तो 4 क्रोमेटिड्स की वजह से इस बाइवेलेंट स्ट्रक्चर का दूसरा नाम टेट्राड भी है।
टेट्राड का मतलब है जो चीज कोई 4 पर मुश्तमिल हो उसको टेट्राड कहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि क्या चीज बन चुकी, बाईवेलेंट बन चुका, या फिर आपने इसको क्या कह दिया बेटा, टेट्राड का नाम दे दिया। ये होगी ज़ाइगोटीन कंप्लीट होगी। जब पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है ज़ाइगोटीन कंप्लीट। अगला जो स्टेप है ज़ाइगोटीन के बाद यहां पर, वो आपके पास क्या है, पैकीटीन। बेटा पैकीटीन फॉर पैकिंग। पैकीटीन का मतलब है पैकिंग होना। अब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, नाउ दे स्टार्ट टू कॉइल अराउंड ईच अदर। अब ये क्रोमोसोम जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या करना शुरू करेंगे, कॉइलिंग अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइलिंग शुरू कर देते हैं। कैसी कॉइलिंग, आप कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कॉइलिंग करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ उनका हर एक हिस्सा जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है, और कुछ हिस्से जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, ओवरलैप भी कर लेते हैं। यहां तवज्जो कर लीजिए, ये मैं डायग्राम इधर बना रहा हूं। एक क्रोमोसोम है, ये ऐसे कह लें, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये अपना सेम क्रोमोसोम है, सॉरी ये तो एक क्रोमोसोम हमने ऐसे लिखा। अब दूसरा क्रोमोसोम जो इसके साथ मौजूद है, उसके ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, इधर भी ऐसे वो दिखा। मतलब ये कि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। जैसे रस्सियां दो हों, दो मोटे धागे हों, उनको आपस में हम बल देकर उनको रख दें, उसी तरह से ये धागे आपस में मिल जाते हैं। हम तो फिर भी डायग्रामेटिकली हम इसको नहीं दिखा सकते, एक्चुअली तौर पर ये क्रोमोसोम्स इस तरह से एक दूसरे के साथ बल खाए हुए होते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट नजर आते ही नहीं है कि जी एक क्रोमोसोम है, ये कैसा है। बेटा ये जब पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कम से कम एक पॉइंट पर ओवरलैप भी करते हैं। कम से कम कह रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स पर ओवरलैप करते हैं, कम से कम एक पॉइंट पर ओवरलैप करते हैं। उस ओवरलैपिंग को हम यूं जाहिर करते हैं, एक क्रोमोसोम, ये अब दूसरा क्रोमोसोम बना रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए, ये कम से कम एक पॉइंट है, मैंने कहा कि उस पॉइंट के अंदर ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, क्रॉस लाइक पॉइंट बना रहे हैं, एक पॉइंट पर कम से कम। दैट सिंगल पॉइंट कम से कम एक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि कम से कम एक, एट लीस्ट, जिस पर वन पॉइंट पर ये जो क्रॉस लाइक, कैसा बेटा, क्रॉस लाइक पॉइंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कियाज्मा। सिंगल कियाज्मा है, ज्यादा कियाज्मेटा। सिंगल कियाज्मा, ज्यादा कियाज्मेटा। ये इस तरह के कियाज्मेटा बनाते हैं। एक्स लाइक क्रॉसिंग पॉइंट जो बनाते हैं दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान, उसका नाम रख दिया कियाज्मेटा। वो जो कियाज्मेटा बन गए, वहां पर ये एक दूसरे से अपने हिस्सों का, सेगमेंट्स का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। These will exchange their segments। अब देखिए सारे फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैकीटीन फिर ये डेज में हो जाते हैं, पैकीटीन फॉर मंथ सबसे लॉन्ग फेज है फिर ये वाला, ये काफी अरसा तक पड़ा रहता है और ये पैकीटीन का प्रोसेस होता रहता है। मतलब एक्सचेंज जब करते हैं अपने सेगमेंट्स को, बेटा इस प्रोसेस को आप लोगों ने नाम दिया क्रॉसिंग ओवर का। यही तो क्रॉसिंग ओवर होती है, जब अपने हिस्सों का तबादला करते हैं तो इससे जेनेटिक मटेरियल रीशफल करता है। जो जीन होता है वो जीन क्या करता है, वो जीन आप लोग बोलेंगे कि वो आगे चला जाता है, अगली नस्ल में जब जाता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वालिदैन से थोड़ा सा चेंज होता है इस रीशफलिंग की वजह से। क्यों, बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाते बगैर किसी चेंज के, तो फिर तो हम माँ बाप के जैसे होते। अगर वो बिल्कुल चेंज नहीं होते तो फिर हम बिल्कुल कैसे होते, माँ बाप के जैसे। लेकिन यहाँ पर तो रीशफलिंग कर रहे हैं, लिहाजा उसकी वजह से क्या हो रहा है उनके अंदर, आप लोग बोल रहे हैं कि वहां पर ये ऐसा हो रहा है। ये तो हो गया पैकीटीन। अगले जो दो फेज है वो देखें, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी, कियाज्मेटा फॉर्मेशन हो चुकी, एंड टू एंड इन्होंने कैल किया होता, लिपटे होते एक दूसरे के साथ। अब जो अगला चौथा फेज है दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, बेटा डिप्लोटीन क्या है, डिप्लोटीन के अंदर अब दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर।
क्लोज आ गए थे, मोहब्बत पूरी हो गई, जाओ परे मर। नो दे विल से परे मर मीन के आपको क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। ये जो क्रोमाटिड्स होंगे, ये क्रोमाटिड्स क्या करते हैं बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, क्रोमाटिड्स भी और जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों, वो जो पूरा एक पेयर है, अब एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर रहे हैं। रिपल्शन की फोर्स इनके दरमियान जनरेट करती है और वो इनको क्या करती है, रिपेल करने में हेल्प करती है। अच्छा, ये रिपेल करने में इनके अंदर तो एक जो फोर्स जनरेट हो ना हो, लेकिन वो जो उस पे स्पिंडल फाइबर पे लगे हुए, वो स्पिंडल फाइबर्स भी इनको खींच रहे होते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपल्शन का प्रोसेस होता है और इसी दौरान कंडेंसेशन जारी है, कंडेंसेशन जारी रहेगी। सो वो एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं, लेकिन सारे पॉइंट से वो एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम एवरी पॉइंट बट स्टिल अटैच्ड। अभी भी वो क्या है, अटैच्ड हैं। कहां पर, एट वन पॉइंट। कौन से वन पॉइंट पर, दैट इज कियाज्मा। कम से कम एक जो कियाज्मा का पॉइंट है उस पर वो क्या है, अटैच्ड। सारे हिस्से छोड़ दिए, सिर्फ एक पॉइंट पर अभी भी अटैच है। वो कौन सा वाला पॉइंट है, कियाज्मा वाला पॉइंट है, वहां पर भी अटैच। डिप्लोटीन कंप्लीट, रिपल्शन जो कंप्लीट, लेकिन रिपल्शन में अभी एक पॉइंट अटैच है, तो फिर अगला फेज शुरू हो जाएगा, दैट इज डायाकिनेसिस। बेटा डायाकिनेसिस इज द लास्ट वन पॉइंट ऑफ द फेज ऑफ द प्रोफेज वन। डायाकिनेसिस के अंदर क्या करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर आप लिखेंगे रिपल्शन इज कंप्लीटेड। यहां पर रिपल्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। रिपल्शन इज कंप्लीटेड, वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। लेकिन फिर आप कहेंगे स्टिल अटैच्ड एट वन पॉइंट अदर देन कियाज्मा। मतलब अब किसी पॉइंट से वो अटैच जरूर रहेंगे, लेकिन वो अब कियाज्मा नहीं होगा। आमतौर पर क्या होता है, आप लोग कहते हैं कि आमतौर पर वो इनके क्या होते हैं, एंड्स होते हैं, एंड्स ऑफ क्रोमाटिड्स। आमतौर पर एंड्स ऑफ क्रोमाटिड्स जो होते हैं वो वहां से एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत अटैच रहते हैं, बाकी सारा क्या हो गया, अलग। अब फिर इसी पॉइंट के अंदर आपने लिखना है कि आमतौर पर जो न्यूक्लियोलाई होते हैं, न्यूक्लियोलाई इसी में डिसअपीयर होंगी, डिसअपीयर। अच्छा, दूसरा जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कंडेंसेशन आप लोग बोलेंगे दैट इज एट इट्स पीक। तकरीबन कंडेंसेशन जो है वो अपने वो पीक पे पहुंच जाती है, जितने क्रोमोसोम्स ने नजर आना होता है वो आ जाते हैं। यूं ये प्रोफेज वन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, प्रोफेज वन। अभी हमने आगे पढ़ना है और वो है मेटाफेज वन। प्रोफेज वन कंप्लीट हो गया, अगला फेज कौन सा है बेटा, प्रोफेज। प्रो अपना प्रोफेज के बाद मेटाफेज वन। तो मेटाफेज वन में देखें क्या होता है। मेटाफेज वन के अंदर ये होता है कि यहां पर सबसे पहला काम कि न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो यहां पर डिसअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियर इन्वेलप आमतौर पर प्रोफेज में डिसअपीयर होती थी, लेकिन अब कहां पर डिसअपीयर हो रही है, अब ये डिसअपीयर हो रही है मेटाफेज के अंदर। कोई प्रॉब्लम है, चले। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपीयर हो रही है, तो बेटा डिसअपीयर हो जाएगी यहां पर न्यूक्लियर इन्वेलप। फिर दूसरी जो बात है, अब क्रोमोसोम्स, वही जो पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो आकर अपने आप को अरेंज कर लेंगे। दे आर अरेंज्ड, वो अरेंज्ड कर लेंगे कहां पर, एट मिड लाइन। मिड लाइन कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। उसका नाम क्या है बेटा, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के ऊपर वो क्या कर लेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, बट दे आर नाउ इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। नोट इट कि ये देखें, ये क्रोमोसोम, उसका साथी ये
फिर दूसरा क्रोमोसोम, उसका साथी ये ऐसे बना लिया। अब हम चलो यूं कर लेते हैं, 3 दिखा देते हैं पेयर्स। 23 पेयर्स तो हम नहीं दिखा सकते, सारे के सारे क्रोमोसोम्स इस तरह से अटैच हैं। अब ये आपको नजर आ रहा है, देखिए पेयर की सूरत में। वहां माइटोसिस में पढ़ा था कि सिंगल सिंगल हमने अरेंज किया था, इधर पेयर की सूरत में। अब पेयर अब जो ही हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट में बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, तो मेटाफेज कंप्लीट हो जाती है। फिर अगला फेज शुरू हो जाएगा, दैट इज एनाफेज 1। बेटा एनाफेज जो 1 है, इट इज मोस्ट क्रिटिकल एंड एन इंपॉर्टेंट फेज। इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि क्रोमोसोम्स की तादाद कम ज्यादा यहीं पर होनी है। अगर ये क्रोमोसोम सही तरीके से एक दूसरे से अलहदा ना हुए, उनके दरमियान नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो फिर बेटा ये नुकसान हो जाएगा कि फिर कुछ सिंड्रोम्स जन्म लेती हैं जो कि आगे हमने पढ़नी है। फिर मियोटिक एरर्स, जैसे आपने पढ़ा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीजें। तो एनाफेज 1 में अब क्रोमोसोम्स के ये स्पिंडल्स थे, ये स्पिंडल्स क्या करेंगे, दे विल कंट्रैक्ट। स्पिंडल्स अपने अपने अपोजिट पोल्स की जानिब कंट्रैक्ट करेंगे। जब उनको ये खींचेंगे, अब ऐसा नहीं कि क्रोमेटिड्स टूटेंगे, अब ऐसा होगा कि वो पेयर एक दूसरे से अलहदा हो जाएगा। लिहाजा क्रोमोसोम्स आप लोग दिखाएंगे कि एक क्रोमोसोम पेयर का इधर, दूसरा इधर। ये देखें जी, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इस दौरान सेल की शेप भी थोड़ी बहुत चेंज होती है। यूं एनाफेज कंप्लीट हो जाता है जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। नाउ कम टू द टेलोफेज। टेलोफेज 1 की जानिब आ जाइए। बेटा जो टेलोफेज 1 है, टेलोफेज 1 के अंदर अब आप कहेंगे कि क्रोमोसोम्स मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अलहदा हो गए, न्यूक्लियर इन्वेलप उनके इर्द गिर्द अपीयर हो जाएगी। फिर डीकंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। लिख दें कि क्रोमोसोम्स ऐसा ऐसा, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, डीकंडेंसेशन होगी, डीकंडेंस लिखेंगे। दूसरी बात, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो अपीयर हो जाएगी। तीसरे नंबर पर न्यूक्लियोलाई भी दोबारा से अपीयर हो सकती हैं, लिखना चाहें तो लिख दें। इसी तरह से क्रोमोसोम्स अब डीकंडेंस होंगे तो डिसअपीयर हो जाएंगे, और फिर सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवाइड हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल। हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो चुकी, हाफ हो चुकी। क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते, देखे ना पेयर था, ये 23 पेयर थे, 46 थे एक ही सेल के पास। अब 23 इसके पास चले गए, 23 इसके पास, 23 इसके पास, 23 इसके पास, तो हाफ नंबर हो गए ना क्रोमोसोम्स। इस बुनियाद पर जो मियासिस 1 है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। क्या कहलाती है बेटा, रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। ये हमारा आज का टॉपिक है।